नमस्कार प्रिय छात्रों, मैं अजय सिंह ओरेटर ग्रुप्स हिंदी ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। प्रिय बच्चों, आज का हमारा शीर्षक है सुमित्रा नंदन पंत जी द्वारा रचित काव्य संग्रह गुंजन से अवतरित नौका विहार, जो कक्षा 12 हिंदी काव्य खंड में संकलित है। देखते हैं बच्चों, नौका विहार। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। प्रिय बच्चों, पहले देख लेते हैं इन सभी पद्यांशों का एक सामूहिक क्या कहते सारांश, जिससे समझ में आ जाए कि यहाँ पर पंत जी क्या बताना चाह रहे हैं। तो प्रिय बच्चों, पंत जी अपने मित्र मंडली के साथ चांदनी रात में नौका विहार के लिए निकले हैं। उस नौका विहार का बहुत ही मनमोहक चरित्र चित्रण किया है और कवि ने गंगा का मानवीकरण करते हुए नायिका के रूप में दर्शाया है। ठीक है बच्चों, अब देखते हैं प्रथम पद्यांश। शांत स्निग्ध ज्योत्सना उज्ज्वल। शांत अर्थात शांत, स्निग्ध तरल, ज्योत्सना चांदनी। तो पंत जी कहते हैं कि चारों ओर, क्योंकि चांदनी रात है और गंगा का किनारा है, इसको ध्यान में रख करके बच्चों सुनिए कि पंत जी कहते हैं कि चारों ओर शांत तरल एवं उज्ज्वल चांदनी फैली हुई है। अपलक अनंत नीरव भूतल। अपलक टकटकी लगाए, बिना नेत्र को बंद किए हुए, पलकों को बंद किए हुए, अनंत दूर तक फैला हुआ अर्थात आकाश, नीरव शब्द रहित, कि आकाश टकटकी बांधे शांत एवं शब्द रहित पृथ्वी को देख रहा है। सैकत सैया पर दुग्ध धवल तनवंगी गंगा ग्रीष्म विरल। सैकत मतलब बालू, सैया अर्थात बिस्तर, तनवंगी मतलब छरहरी दुबली पतली गंगा, ग्रीष्म गर्मी, विरल उथली हुई, लेटी है श्रांत क्लांत निश्चल। श्रांत अर्थात शांत, क्लांत थकी हुई। तो बच्चों आगे पंत जी कहते हैं कि ऐसे मनोहर एवं शांत वातावरण में बालू के बिस्तर पर मंद मंद बहती गंगा ऐसी प्रतीत हो रही है मानो कोई छरहरे दुबले पतले, मानवीकरण किया गया बच्चों गंगा का, वाली सुंदर युवती दूध जैसे सफ़ेद सैया पर गर्मी से व्याकुल होकर थकी मुरझाई एवं शांत लेटी हुई है। तापस बाला गंगा निर्मल ससिमुख से दीपित मृदु करतल। तापस बाला बच्चों, तापस तपस्वी, बाला पुत्री, तपस्वी की पुत्री। देखिए बच्चों, पुत्री जो होती है वो छल द्वेष इन सब से, मतलब एक जो बच्चा होता है इन सब से दूर होता है, अर्थात बिल्कुल निर्मल मन का होता है। तो तापस बालक और गंगा की तुलना की गई है। ससिमुख अर्थात चंद्रमा के समान मुख वाली, मृदु कोमल, करतल मतलब हथेली। तो आगे पंत जी कहते हैं कि गंगा के जल में चंद्रमा का बिंब झलक रहा है, जो ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे गंगा रूपी मतलब कोई तपस्विनी बाला अपने चंद्रमुख को, शशिमुख को अपने ही कोमल हाथों पर रखकर लेटी हुई है। लहरें उर पर कोमल कुंतल और लहरें उसके वक्ष स्थल पर कोमल केश के समान प्रतीत हो रही हैं। आगे बच्चों, गोरे अंगों पर सिहर सिहर लहराता तार तरल सुंदर। तार मतलब तारों का समूह, और गोरे अंगों पर यानी गंगा मध्यम मध्यम बह रही है, उस पर तारों के समूह की परछाई नजर आ रही है। तो उसी को पंत जी कह रहे हैं कि तारों भरे आकाश की परछाई जब गंगा के जल में पड़ती है तो ऐसा प्रतीत होता है मानो गंगा रूपी तपस्विनी बाला के गोरे गोरे अंगों के स्पर्श से तारों जड़ा उसका आंचल लहरा रहा हो। साड़ी की सिकुड़न सी जिस पर सस की रेशमी विभा से भर सिमटी है वर्तुल मृदुल लहर। ठीक है बच्चों, वर्तुल मतलब टेढ़ी मेढ़ी। तो फिर चांदनी रात का वर्णन करते हुए देखिए बच्चों, जब लहरें चलती हैं तो उनमें सिकुड़न होती है, इधर उधर लहराती हैं, और जब उसमें चांदनी पड़ रही है तो कितनी मनमोहक लग रही है। पंत जी ने उसका वर्णन किया है कि चांदनी रात में कोमल टेढ़ी बलखाती लहरें ऐसी प्रतीत हो रही हैं मानो लेटने के कारण उसकी साड़ी में सिलवट पड़ गई हो। ठीक है बच्चों, देखते हैं दूसरा पद्यांश। चांदनी रात का प्रथम पहर। सिंपल है बिल्कुल भाषा, कि चांदनी रात है और रात का प्रथम पहर है। हम चले नाव लेकर सत्वर। सत्वर अर्थात शीघ्र, मतलब जैसे ही हम पहुँचे तो मन के अंदर व्याकुलता थी कि हमें नौका विहार करना है। शीघ्र ही हम नाव पर सवार हुए और गंगा पर हमने नाव आगे बढ़ा दी। सिकता की सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर। सिकता अर्थात रेतीली,
ठीक है बच्चों, सस्मित मुस्कान युक्त। तो जैसे गंगा पर आगे बढ़ जाते हैं तो क्या कह रहे हैं पंत जी कि सिकता से सस्मित सीपी पर मोती की ज्योत्सना रही विचर, लो पाले चढ़ी और उठा लंगर। कि पंत जी कह रहे हैं कि गंगा का तट ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो रेतीली सीपी पर चांदनी भ्रमण कर रही है। गंगा में खड़ी नावों की पालें, अर्थात नाव बढ़ाने के लिए जो रोका जाता है कि नाव ना जाए, उनको हटा दिया जाए। पालें नौका विहार के लिए ऊपर चढ़ गई हैं और उन्होंने अपने लंगर उठा लिए हैं, अर्थात जो अवरुद्ध था, नाव को आगे न जाने दे रहा था, उसको उठा लिया गया, जिससे नावें आगे चल दी। मृदु मंद मंद मंथर मंथर लघु तरणि हंसनी सी सुंदर, तिर रही खोल पालों के पर। जब नाव आगे बढ़ी, उसका कपड़ा खुला तो कितना मनमोहक हंसनी, एकदम सफ़ेद कपड़ों की वजह से हंसनी के समान आगे बढ़ रही है। तो फिर देखिए बच्चों, पंत जी किस प्रकार से इसका वर्णन कर रहे हैं कि लंगर उठते ही छोटी छोटी नावें अपने पाल रूपी पंख खोलकर सुंदर हंसनियों के समान धीमी धीमी गति से गंगा में तैरने लगी। निश्चल जल के सुच दर्पण पर बिंबित हो रजत पुलिन निर्भर, दोहरे ऊंचे लगते क्षण भर। ठीक है बच्चों, पुलिन मतलब चांदनी का किनारा और सुचि मतलब स्वच्छ। तो देखिए फिर उसी का वर्णन कर रहे हैं कि जब नाव गंगा पर आगे चल दी हो तो जल रूपी स्वच्छ दर्पण में चांदनी में नहाया रेतीला तट प्रतिबिंबित होकर दोगुने परिमाण में प्रकट हो रहा है। और बच्चों, गंगा तट पर शोभित ये सुंदरता, कैसी सुंदरता, काला कांकर का राजभवन सोया जल में निश्चिंत प्रमन, पलकों पर वैभव स्वप्न सघन। गंगा नदी के किनारे बच्चों काला कांकर का राजभवन है और उसकी प्रतिबिंब गंगा पर जब नजर आ रहा है तो कैसा लग रहा है, गंगा तट पर शोभित काला कांकर के राजभवन का प्रतिबिंब गंगा जल में झलक रहा है और ऐसा लग रहा है मानो यह राजभवन गंगा जल रूपी सैया पर निश्चिंत होकर सो रहा है और उसकी पलकों पर वैभव स्वप्न सघन, और उसकी झुकी पलकें एवं शांत मन में वैभव रूपी स्वप्न तैर रहे हैं। ठीक है बच्चों, देखते हैं तीसरा पद्यांश। नौका से उठती जल हिलोर, हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब बच्चों, जब नौका जल में आगे बढ़ रही है तो वो निरंतर जल को काटती हुई आगे बढ़ रही है। उसको यानी नौका जब जल को काट रही है तो उसकी लहरों में कंपन उत्पन्न हो रहा है, हिलोर उत्पन्न हो रहा है। हिल पड़ते नभ के ओर छोर। अब देखिए बच्चों, पूरा जो आकाश है उसका बिंब जो है गंगा पे नजर आ रहा है। अब जब लहरों में कंपन उत्पन्न हो रहा है तो उसे देखकर ऐसा लग रहा है कि अंतरिक्ष के इस छोर से उस छोर तक कंपन उत्पन्न हो रहा हो, अर्थात पूरा आकाश हिलता हुआ गंगा में नजर आ रहा है। विस्फारित नयनों से निश्चल कुछ खोज रहे चल तारक दल। विस्फारित अर्थात आंखों को फाड़ फाड़ करके देखना, खोजना सर्च खोज रहे हैं, चलते हुए तारक दल तारों का समूह। ज्योतित कर नभ का अंत स्थल, ज्योतित मतलब प्रकाशित कर, नभ का अंत स्थल अंदर का हिस्से को प्रकाशित करके। अब देखिए बच्चों, जब तारों की परछाई गंगा पर पड़ रही है तो किस प्रकार से प्रतीत हो रहा है कि जल में पड़ती तारों की परछाई को देखकर ऐसा आभास होता है मानो तारों का दल जल के अंदर के भाग में प्रकाश फैलाकर अपनी आंखें फैलाकर कुछ खोज रहा हो। ठीक है बच्चों, फिर देखिए, जिनके लघु दीपों का चंचल अंचल की ओट किए अविरल फिरती लहरें लुक छिप पल पल। जिनके लघु दीपों का, अब लघु मतलब क्या होता है बच्चों, छोटे छोटे जो चंद्रमा है उनका ऐसा प्रकाशमान दीप ही कहा जाएगा कि गंगा में रह रहकर उठने वाली जो चंचल लहरें हैं वो अपने आंचल की आड़ में तारों रूपी छोटे छोटे जगमगाते दीपों को छिपाकर प्रतिक्षण जब लहरें बच्चों ऊपर नीचे होती हैं तो लुका छिपी जैसी नजर आती है कि लुकती छिपती सी प्रतीत होती हैं। और बच्चों आगे, सामने शुक्र की छवि झलमल, और सामने ही शुक्र तारा है तो सामने शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई। ठीक है बच्चों,
पैरती परी सी जल में कल, रुपहरे कचो में हो ओझल। के सामने शुक्र तारे की झिलमिलाती परछाई जल में किसी सुंदर सी परी की तरह तैरती हुई और चांदी के समान केसों में ओझल होती प्रतीत हो रही है। ठीक है बच्चों। लहरों के घूंघट से झुक झुक, दसवीं का सस निज तिर्यक मुख, दिखलाता मुग्धा सा रुक रुक। अब ये बच्चों शुक्र तारा हो गया। अब देखिए दसवीं का चंद्रमा, और जल में प्रतिबिंबित दसवीं का चांद का तिरछा मुख कभी लहरों की चंचलता में छिप जाता है तो कभी साकार हो उठता है। ठीक है बच्चों। देखते हैं अगला पद्यांश। जब पहुंची चपला बीच धार। पहली पंक्ति बच्चों बिल्कुल सिंपल से पंत जी कहते हैं कि आसानी से बच्चा समझ ले कि बात अब कहाँ पहुंची। चपला अर्थात नाव, कि जब नाव धारा के बीच में पहुंच गई। छिप गया चांदनी का कगार। चांदनी का कगार मतलब देखो, चांदनी मतलब चांदनी रोशनी में, और कगार मतलब होता है नदी का किनारा। तो जब नाव धारा के मध्य में पहुंच गई तो दोनों किनारे बहुत दूर हो गए, इसलिए ऐसा लग रहा है कि चांदनी रात में नदी का जो किनारा है वो छिप गया हो। दो बाहों से दूरस्थ तीर, धारा का क्रस कोमल शरीर, आलिंगन करने को अधीर। अब मध्य में है बच्चों, इस टाइम जो पंत जी हैं वो मध्य में हैं। अब दूर दिखते हुए दोनों किनारे कैसे प्रतीत हो रहे हैं उसका वर्णन देखिए, कि कवि को दूर से दिखते दोनों किनारे ऐसे प्रतीत होते हैं जैसे वो व्याकुल होकर गंगा की धारा रूपी नायिका के पतले कोमल शरीर को दोनों बाहें फैलाकर आलिंगन करना चाहते हों। अति दूर, बहुत दूर, क्षितिज पर, जहाँ धरती और आकाश का मिलन हो रहा हो, बिटपमाल वृक्षों की एक रेखा है, लगती भ्रू रेखा सी अराल। भ्रू रेखा अर्थात भौहों की रेखा, और अराल मतलब तिरछी। अपलक नभ नील नयन विशाल, बिना पलक को झिपके हुए नभ नील नयन विशाल वृक्ष विस्तृत आकाश का वर्णन किया जा रहा है कि दूर क्षितिज पर कतारबद्ध वृक्षों को देखकर ऐसा लग रहा है मानो वो विशाल नेत्रों की तिरछी भौहें हैं और धरती को एकटक निहार रही हैं। माँ के उर पर शिशु सा समीप सोया धारा में एक द्वीप। माँ के उर पर मतलब माँ के वक्ष स्थल पर एक शिशु जिस प्रकार से सोया होता है, बिल्कुल वैसा ही दृश्य कहाँ, वहीं गंगा के मझधार के समीप पर ही क्या है, एक छोटा सा द्वीप है। द्वीप अर्थात जहाँ पर जमीन उथली हो जाती है, पानी उसके ऊपर से नहीं गुजर रहा होता। तो उस द्वीप को देख करके पंत जी कहते हैं कि वो द्वीप ऐसा लग रहा है जैसे कि माँ के वक्ष स्थल पर एक छोटा सा शिशु लेटा हो। उर्मिल प्रवाह को कर प्रतीप, और जो गंगा की लहरें जब उस द्वीप की ओर जा रही हैं तो उन धाराओं को द्वीप इधर उधर मोड़ दे रहा है। ठीक है बच्चों। वह कौन बिहग, क्या बिकल कोक, उड़ता हरने निज बिरह शोक। अब देखिए बच्चों, बिहग अर्थात पक्षी। तभी उसी समय पंत जी देखते हैं कि गंगा के ऊपर एक पक्षी उड़ रहा है। उस पक्षी को देखकर पंत जी को लगता है, पंत जी सोचने लगते हैं कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश भ्रम हो रहा हो। क्या बिकल कोक उड़ता हरने निज बिरह शोक, तो जो पक्षी उड़ रहा है उसकी परछाई भी तो गंगा पे नजर आ रही है। तो उस चकवा को और उसकी परछाई को देख करके पंत जी कहते हैं कि कहीं यह चकवा तो नहीं जो भ्रमवश जल में अपनी ही छाया को चकवी समझकर उसे पाने की चाह में बिरह शोक अंदर विरह वेदना को मिटाने हेतु व्याकुल हो छाया की कोकी को बिलोक, उस विरह वेदना को मिटाने हेतु आकाश में उड़ता जा रहा है। ठीक है बच्चों, देखते हैं अगला पद्यांश। देखते हैं बच्चों अगला पद्यांश। पतवार घुमा अप्रतन उभार, नौका घूमी विपरीत धार, डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। पतवार घुमा, पतवार अर्थात जिसके सहायता से नाव को चलाया जाता है। प्रतन मतलब हल्का। ठीक है बच्चों। तो देखिए इस पद्यांश में पंत जी कहते हैं कि जब उनकी नाव धारा के मध्य जा पहुंची और उसका भार अत्यधिक कम हो गया, तब उन्होंने पतवारों को घुमाकर नाव को धारा की विपरीत दिशा में मोड़ दिया। ठीक है बच्चों। तो जब पतवार को घुमाकर नाव की विपरीत धारा में मोड़ दिया, नौका घूमी विपरीत धार, तो नौका धार के विपरीत चलने लगी।
डांडों के चल करतल पसार, भर भर मुक्ता फल फेन इस पार। अब बच्चों जब नाव धारा के विपरीत चलने लगी तो पतवारों के चलने से जल में काफ़ी मात्रा में झाग उत्पन्न हो गया, जिसे देखकर ऐसा लगा कि पतवार अपनी हथेलियां फैलाकर उनमें झाग रूपी मोतियों को भर भर कर तथा तारों रूपी मालाओं को तोड़ तोड़ कर बिखेर रहे हों, बिखराती जल में तारहार। फिर देखिए बच्चों, चांदी के सांपों सी रलमल, नाचती रश्मियाँ जल में चल, रेखाओं सी खिंच तरल सरल। अब देखिए बच्चों, जब नाव आगे की ओर बढ़ रही है और चांदनी का समय प्रहर है, चांदनी चारों ओर फैली हुई है, तो कैसा नदी में लग रहा है कि शांत जल में उठने वाली लहरें चांदी के सांपों से चमकती हुई आगे की ओर रेंगती हुई प्रतीत हो रही हैं, और चंद्रमा की किरणें लहरों पर पड़कर इस प्रकार नृत्य करती हुई सी दिख रही हैं जैसे बढ़ते हुए जल में असंख्य सीधी रेखाएं खींची गई हों। लहरों की लतिकाओं में खिल सौ सौ शशि, सौ सौ उड़ झिलमिल। उड़ मतलब नक्षत्र या तारे। अब लहरों की लतिकाओं में खिल, लहरों में जब चंद्रमा की रोशनी पड़ रही है तो लहरें इस प्रकार से खिल रही हैं जैसे कि एक चंद्रमा सौ सौ चंद्रमा के समान दिख रहे हों, और एक तारा या नक्षत्र सौ सौ नक्षत्रों के समान दिख रहे हों। फैले फूले जल में फेनिल। अब ये कई कई जैसे दिख रहे हैं तो उन्हें देख ऐसा आभास होता है जैसे गंगा रूपी खेत में, जैसे बच्चों गंगा रूपी खेत में बहुत सारी लताएं फल फूल रही हों। अब उथला सरिता का प्रवाह, लग्गी से ले ले सहज था। अब बच्चों जैसे जैसे नाव किनारे की ओर जा रही है, घाट की ओर जा रही है, तो उथला, सरिता मतलब नदी और उथला मतलब जहाँ पर पानी की मात्रा कम हो, तो वहाँ नदी उथली सी प्रतीत हो रही है। और लग्गी से मतलब जिसकी सहायता से पानी को नापा जाए कि पानी कहीं मिट्टी में फंस ना जाए, तो लग्गी की सहायता से थाह ले ले करके नाव को किनारे की ओर बढ़ाया जा रहा है। हम बढ़े घाट को सहोत्साह। पंत जी कहते हैं कि अब हम घाट के किनारे पहुंच आए, इसीलिए उत्साह सहित घाट की ओर बढ़ चले हैं। ज्यों ज्यों लगती है नाव पार उर्मे आलोकित सत विचार। बच्चों ये आखिरी पद्यांश बहुत ही महत्वपूर्ण पद्यांश और पूरी कविता का सारांश इसमें है। क्या है? ज्यों ज्यों लगती है नाव पार। पंत जी कहते हैं कि जैसे जैसे नाव किनारे की ओर बढ़ रही है, उर्मे आलोकित सत विचार, उर अर्थात हृदय में सैकड़ों विचार उत्पन्न हो रहे हैं। इस धारा सा ही जग का क्रम। कैसे विचार उत्पन्न हो रहे हैं कि जिस प्रकार से ये जल धारा बह रही है उसी प्रकार से मनुष्य के जीवन का भी क्रम है। अर्थात जब जल आगे बढ़ता है उसकी स्थान पर दूसरा जल आ जाता है, ऐसे ही मनुष्य का भी जन्म और मृत्यु का क्रम चलता रहता है। शाश्वत इस जीवन का उद्गम, जिस प्रकार से नदी का भी उद्गम किसी न किसी स्थान से होता है, उसी प्रकार से जीवन का भी उद्गम मतलब कि निर्माण होना निश्चित है, शाश्वत है। शाश्वत है गति, उसका आगे बढ़ना शाश्वत है। शाश्वत संगम, और उसका कहीं दूसरी स्थान पर मिलना भी शाश्वत है। बच्चों जैसे नदी दूसरे नदी में मिलकर के संगम करती, उसी प्रकार आत्मा परमात्मा में मिलकर के संगम करता है। अर्थात यह सब शाश्वत है। शाश्वत नभ का नीला विकास, जिस प्रकार से ये विस्तार आकाश शाश्वत है। शाश्वत शशि का यह रजत हास। ठीक बच्चों, रजत हास अर्थात चांदनी की हंसी, यानी चारों ओर जो चांदनी फैली हुई है यह भी शाश्वत है। और शाश्वत लघु लहरों का विलास, और चांदनी रात में जब नदी में लहरें ऐश्वर्य को अपने दर्शाती हैं, यानी चारों ओर फैलती हुई बहुत ही मंत्रमुग्ध करने वाली दिखती हैं, वो भी शाश्वत है। हे जग जीवन के कर्णधार, जग जीवन अर्थात जीवन को चलाने वाले, कर्णधार ईश्वर, चिर जन्म मरण के आर पार, हमारे जन्म और मरण का लेखा जोखा अर्थात आत्मा से परमात्मा के मिलाने वाले, शाश्वत जीवन नौका विहार। जिस प्रकार से नौका विहार शाश्वत है, उसी प्रकार से जीवन में यह सभी कर्तव्यों का पालन होना भी शाश्वत है। मैं भूल गया अस्तित्व ज्ञान। पंत जी कह रहे हैं कि अब मैं जब से मैं इस नौका विहार कर रहा हूँ आज की रात में, तो मैं अपना अस्तित्व का ज्ञान यानी कि सत्ता का ज्ञान ही भूल गया हूँ। जीवन का यह शाश्वत प्रमाण करता मुझको अमृत दान। जीवन की शाश्वतता का जलधारा रूपी यह शाश्वत प्रमाण मुझे अमृत तो प्रदान करता है।
ठीक है बच्चों, मैंने बहुत ही सरल भाषा में आप लोगों को नौका विहार की व्याख्या बता दी।